16 दिसंबर छत्तीसगढ़ राज्य के सभी समाचार लेकर हाजिर हुआ हूं। मेरा नाम शेखर है। बिना कोई समय लिए चलिए छत्तीसगढ़ राज्य के समाचारों को शुरू करते हैं। पहला समाचार, तो हमारी एक लॉटरी लग गई है छत्तीसगढ़ वालों की। छत्तीसगढ़ के जिला कोरिया में ब्लॉक पड़ता है सोनहट ब्लॉक, और सोनहट ब्लॉक में एक गांव है। गांव का नाम है लब्जी पुसला। इस गांव में कोकिंग कोल की नई खदान प्राप्त हो गई है। क्या होता है कोकिंग कोल और क्यों जरूरी है? कोकिंग कोल मतलब यूं समझ लीजिए कि कोयले का वो रूप जो कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो बड़ा स्टिकी सा एक हार्ड सा कोयला बदल जाता है, वो टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है। अब इसे जब वात्या भट्टी में डाला जाता है, वात्या भट्टी समझते हैं ना, जहां स्टील बनाने के लिए लोहा पिघलाया जाता है, तो वहां जब इसे डाला जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में अति उच्च ताप देते हुए जो लोहे की अशुद्धियां हैं, लोहे के ऑक्साइड है, उनको हटा करके शुद्ध लोहा बनाने में मदद करता है, यानी स्टील बनाने की प्रक्रिया को आसान करता है, लंबे समय तक उच्च ताप दे सकता है, इसलिए कुकिंग कोल जरूरी माना जाता है। यानी है कोयला, इसका प्रयोग होता है स्टील इंडस्ट्री में। भिलाई स्टील प्लांट जो हमारे यहाँ के सबसे बड़ा स्टील उत्पादक कंपनी भी है, इनफैक्ट देश में भी 15% आपूर्ति करता है कुल स्टील की, वो भी झरिया से अभी आयात करने को मजबूर है। ऐसी स्थिति में यहाँ कोकिंग कोल का मिलना एक सुखद संकेत के तौर पर स्टील इंडस्ट्री देख रही है। उद्योगों से छत्तीसगढ़ थोड़ा घबराया हुआ है, बहुत ज्यादा विकास जो हो रहा है उसके तर्ज पे पेड़ काटे जा रहे हैं, इसलिए घबराया हुआ है। पर यह बताया जा रहा है कि इसके मिल जाने के बाद कोल इंडिया यहाँ एक नई खदान खोलेगी और उस खदान से 30 लाख टन सालाना कोरिया उत्पादन करके देगा कुकिंग कोल का। तो अगर ये उत्पादन लगातार होता रहा तो कोल इंडिया लिमिटेड के लिए आर्थिक आय और स्टील इंडस्ट्री के लिए एक सुलभ तरीके से, खासतौर पे भिलाई स्टील प्लांट और बाकी स्टील प्लांट के लिए एक सुलभ जरिया बन जाएगा कुकिंग कोल आपूर्ति का। ये था पहला न्यूज। अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज पे क्या है? छत्तीसगढ़ में टेक्नो टावर की निर्माण किया जा रहा है। ये देख रहे हैं टेक्नो टावर, ये छत्तीसगढ़ का पहला टेक्नो टावर होगा। बड़े शहर जैसे बेंगलुरु, पुणे, बंबई में इस तरह के टावर होते हैं और इस बार रायपुर नगर निगम भी इसे तैयार कर रहा है। ये आने वाले 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। 40 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया जा रहा है। लाभ क्या होगा? जो आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं उन्हें अलॉट किया जाएगा, जिसके जरिए उनको एक ऐसा ऑफिशियल बिल्डिंग प्राप्त हो जाएगा जहां से वो अपने कार्य का संचालन कर सके। महानगरों में तो यही होता है, तो उनका एक हब जैसा बन जाएगा और इसीलिए रायपुर नगर निगम इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। 2 साल के भीतर ये तैयार हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला टेक्नो टावर, और कहां बन रहा है पूछेगा तो रायपुर में बन रहा है, याद रखेंगे। अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज में हमारे पास है रायपुर में नेशनल ट्रांसजेंडर्स स्पोर्ट्स मीट आयोजित की जा रही है। ये पहली बार है कि रायपुर में ट्रांसजेंडर्स की स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया जा रहा है। मैं ये न्यूज नहीं बताता, पर इसमें सरकारी संस्थान भी इन्वॉल्व है, समाज कल्याण विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। इस मीटअप में 200 से भी ज्यादा ट्रांसजेंडर रायपुर में पहुंचे हैं, वो लोग भाग लेंगे। 19 और 20 दिसंबर को यह आयोजन किया जाएगा स्वामी विवेकानंद एथलेटिक स्टेडियम रायपुर के भीतर। तो इसमें थोड़ा आप ध्यान दे सकते हैं, पहली बार हो रहा है इसलिए। अगली न्यूज पे आते हैं। अगली न्यूज में आप ये जो चित्र में देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ का एक बड़ा प्रसिद्ध नृत्य है जिसे गेड़ी नृत्य कहा जाता है। गेड़ी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान पाने का मौका मिला। मौका क्या था? मौका ये था कि अभी हाल ही में दिल्ली में यूनेस्को कन्वेंशन के तहत अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों के ऊपर एक अंतर सरकारी समिति की बैठक हो रही थी। ये 20वें क्रम की बैठक थी, वही जिसमें दिवाली को शामिल कर लिया गया भारत की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में। उसमें छत्तीसगढ़ का भी एक दल पहुंचा हुआ था अपने कला, अपनी संस्कृति को पहचान कराने, और हम पहुंचे हुए थे एक नृत्य लेकर के। नृत्य गेड़ी नाच, गेड़ी जिसे आप डिटोंग नृत्य भी कहते हैं। कभी बस्तर अंचल या सरगुजा संभाग के गांवों में जहां सड़क अच्छी नहीं हुआ करती थी, कीचड़ भरे गांव हो जाते थे, ऐसे में बरसात के दिनों में लोग चलने के लिए ऊंची डंडियों का प्रयोग करते थे। ये उनकी संस्कृति का, उनके जीवन का हिस्सा बना और बाद में नृत्य का हिस्सा भी बना। आमतौर पर गेड़ी नृत्य करते हुए वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, पर यहाँ जब प्रस्तुति हुई तो मांदर की थाप पर गेड़ी नृत्य किया गया, वरना गेड़ी की जो ठोकर की आवाज होती है उसी मधुर आवाज पर गेड़ी नृत्य किया जाता है। तो ये भी आयोजन हुआ दिल्ली में और हमने ग्लोबल बनाया है गेड़ी को। अगली न्यूज पे आते हैं। हाउसिंग बोर्ड जो छत्तीसगढ़ का डिपार्टमेंट है, गृह निर्माण मंडल, उसके ऊपर जितना कर्जा था वो अब चुका दिया है। 735 करोड़ रुपए का कर्ज शासन से चुका दिया गया और इस तरह वो कर्ज मुक्त हो गया है। पर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है नवा रायपुर में बनने वाली कुछ संरचनाओं को लेकर।
नवा रायपुर में हाल फिलहाल के दिनों में क्या हो रहा है? 193 करोड़ रुपए की लागत से छत्तीसगढ़ का पहला पीएम यूनिटी मॉल निर्माण किया जाएगा। पंडरी में यह बनने वाला है। यूनिटी मॉल का उद्देश्य होगा कि हर जिले के एक एक उत्पाद के लिए एक एक मंच और हर राज्य के उत्पाद के लिए भी मंच यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए, स्थानीय जो कलाकार हैं उनकी कला से जुड़े हुए, पारंपरिक लोक कला से जुड़े हुए और पारंपरिक निर्माण से जुड़े हुए लोगों को एक मंच मिल पाएगा, ये उनके लिए तैयार किया जाएगा। तो ये ध्यान रखें, 193 करोड़ का पीएम यूनिटी मॉल, एकता मॉल इसका हिंदी में नाम दे सकते हैं। नवा रायपुर के ही अटल नगर में देश का पहला ऋण मुक्त ग्रीनफील्ड शहर भी बना दिया गया है, यानी ओवरऑल देश का पहला ऋण मुक्त, पूरी तरह से कर्जे से मुक्त ग्रीनफील्ड शहर बनकर के तैयार हो गया है हमारा नवा रायपुर अटल नगर। इसके अलावा क्या हो रहा है, रायपुर में ही औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए 132 एकड़ में एक नया टेक्सटाइल पार्क भी खोला जा रहा है और मेडिकल हब बनाने के उद्देश्य से एक मेडी सिटी विकसित की जा रही है, जहां बॉम्बे हॉस्पिटल के द्वारा 300 बिस्तर का हॉस्पिटल भी तैयार किया जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है रायपुर में, सब करंट अफेयर्स का विषय है, याद करिएगा एक एक को। अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज में छत्तीसगढ़ के लिए एक कमाल के खिलाड़ी, एक चेहरा जो काफी दिनों तक जीके की किताबों में आपका सहारा रहा होगा, उसके अलावा जिस पहचान के हकदार थे पूरी तरह से उनको नहीं मिलनी चाहिए थी। हम बात कर रहे हैं रुस्तम सारंग जी का। डीएसपी पद तक जरूर पहुंचे वो सरकार के द्वारा नियुक्ति देने के बाद, पर अब उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। और रुस्तम सारंग छत्तीसगढ़ में खेल का एक ऐसा चेहरा रहे जिन्होंने काफी सारी प्रतिस्पर्धाओं में छत्तीसगढ़ को उपलब्धियां दिलाई। 2006 में जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड जीता था। 2006 में ही सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2006 में ही नेशनल गेम्स गुवाहाटी में सिल्वर मेडल जीत के लाए थे और 2007 ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में गोल्ड मेडल, और यहां से उनके कैरियर की शुरुआत हो गई थी। अंतिम रूप से देखें तो 2015 केरल नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल उन्होंने प्राप्त किया था। तो ये भारोत्तोलन करते हैं, वेट लिफ्टर हैं और बहुत सर्वोच्च खेल के खिलाड़ी रहे हमारे यहाँ। कुछ सम्मान भी इनको दिए गए। 2006-07 में इनको शहीद कौशल यादव सम्मान दिया गया। इसके अलावा 2007-08 में शहीद राजीव पांडे सम्मान दिया गया और 2009-10 में इनको गुंडाधूर सम्मान दिया गया। एक ट्वीट करके वो अपने खेल से विदा लेने की घोषणा कर देते हैं। बहुत कठिन होता है खिलाड़ी के लिए अपना प्रिय क्षेत्र छोड़ना, खिलाड़ी के लिए क्या, किसी भी व्यक्ति के लिए जो जी जान से उस क्षेत्र में लगा है, उससे संन्यास की घोषणा बहुत जटिल होती है। तो धन्यवाद रुस्तम सारंग जी। आइए अगली न्यूज पे आते हैं। इसके बाद है हमारे पास छत्तीसगढ़ में खुलेगा होम्योपैथी सरकारी कॉलेज। तो ये घोषणा हुई है कि जल्द ही छत्तीसगढ़ में एक होम्योपैथी के लिए कॉलेज की स्थापना की जाएगी। कहां होगी ये तो अभी घोषणा नहीं हुई है, पर राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अध्यक्ष आनंद कुमार चतुर्वेदी आए हुए थे और इस अवसर पर यह घोषणा की गई कि छत्तीसगढ़ में एक सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज खोला ही जाएगा। कब तक खुलेगा इस पे अभी घोषणा नहीं हुई है। अगली न्यूज पे आते हैं। केंद्र ने छत्तीसगढ़ में 513 4G टावर लगाने की घोषणा की है। तो देखिए, बस्तर से जैसे जैसे नक्सलवाद की समाप्ति का हम जो लक्ष्य है वो पाने जा रहे हैं, वैसे वैसे अब बस्तर में संचार क्रांति लाने के उद्देश्य से नए 4G टावर लगाए जाने 513 4G टावर मंजूर किए गए हैं बस्तर के सुदूर अंचलों के लिए। इन टावर के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा आदि को बढ़ावा मिल सकेगा, आपातकालीन संचार भी मजबूत हो सकेगा। और अब आते हैं आज की न्यूज में सबसे आइकॉनिक न्यूज पर। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के एक प्राचीन शिलालेख की। ये शिलालेख आपको मिलेगा दंतेवाड़ा में। तस्वीर में मैं आपको वो दिखाता हूँ, ये तस्वीर है और दंतेवाड़ा में मौजूद ये शिलालेख जो है ये कहानी कहता है दंतेवाड़ा के काकतीय राजवंश के एक इतिहास की। इसी इतिहास में छत्तीसगढ़ी में अभिलेख लिखे जाने की जानकारी है, यानी हम कह सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़ी में लिखा गया पहला ज्ञात अभिलेख है। इसकी प्राप्ति जो है या इसका निर्माण जो सन है वो 1730 का है, इसलिए सबसे प्राचीनतम छत्तीसगढ़ी अभिलेख कहा जा सकता है। इसका उल्लेख एक किताब में होता है, अ ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ऑन हिंदी। इसके पेज नंबर 6 पर इसका पूरा वर्णन मिलता है, इसका अनुवाद भी मिलता है और इसमें लिखी हुई कहानी भी मिलती है। क्या है कहानी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कहानी सुनाता है बस्तर के राजा दिक्पाल देव की। बस्तर के राजा दिक्पाल देव ने जब पड़ोसी रियासत उड़ीसा के नवरंगपुर पर आक्रमण किया और विजय हासिल की, तो उस विजय के बाद वो वापस लौट के आए और उन्होंने एक कुटुंब यात्रा का आयोजन किया। इस कुटुंब यात्रा में
बोझ के रूप में बकरे और अन्य पशुओं की बलि दी गई। और कहा जाता है 1000 बकरे लगभग काटे गए, कुछ भैंसें काटी गई और इतना खून बहा उससे कि उस खून से लाल हो गई थी शंखनी नदी, और शंखनी नदी 5 दिन तक खून से लाल रही, ये कहता है अभिलेख। इस अभिलेख में आपको जानकारी मिलती है दिक्पाल देव के बारे में। दिक्पाल देव जिनके पत्नी का नाम भी मिलता है अजब कुमारी विषय, ठीक है, आपको उनका नाम भी मिलता है। तो इस तरह से इस अभिलेख में आपको ककती वंश की जानकारी, पड़ोसी राज्य पर आक्रमण की जानकारी और शंखिनी नदी के रक्ताभ नदी बन जाने की जानकारी मिलती है। सबसे पुराना छत्तीसगढ़ी भाषा का अभिलेख साल आपके लिए दोहरा देते हैं 1730, और जानकारी का स्रोत एक किताब है जिसमें यह छपा है, अ ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ऑन हिंदी, पेज नंबर 6 पर। यह है शिलालेख, मां दंतेश्वरी मंदिर में इसे अभी भी संरक्षित रखा गया है। ये थे छत्तीसगढ़ राज्य के समाचार। ऐसे ही डिटेल से जानने के लिए, हर छोटी बड़ी बात जानने के लिए नॉलेज हब से जुड़िए शेखर से। मेरा नाम शेखर है, नॉलेज हब संचालित करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं ध्यान से सुनने के लिए। थैंक यू।